जब हम काऊ से फ्रेश मिल्क निकालते हैं तो हमें तो लगता है कि वो प्योर मिल्क है, बट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वो प्योर नहीं है। तो आइए आज के इस क्लास में इसके पीछे की मिस्ट्री को अपन समझते हैं। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कृतिका राठौर एंड आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले ना एनसीईआरटी का इंट्रो लगा के रखा हुआ है, तो इसको अच्छे से अपन समझ लेते हैं। उससे पहले जरा मैं रेड पेन सेलेक्ट कर लेती हूँ। चलो आगे बढ़। सो इंट्रोडक्शन। अब देखो, तुम्हारे घर पर भाई घी के पैकेट्स आते होंगे, मिल्क के पैकेट्स आते होंगे, है ना, बटर के पैकेट्स आते होंगे। ये इमेजेस तुम्हारी एनसीईआरटी में लगी हुई है। तो इनके इमेजेस देख के जिस पे प्योर लिखा हुआ है अपने को लगता है कि भैया ये प्योर है। ठीक है, हम कॉमन मैन के लिए क्या होता है प्योर का मतलब कि ऐसी चीज जिसमें कोई इम्प्योरिटीज ना हो। अगर दूध में मान लो मक्खी गिर गई तो हम उसको बोलेंगे ना कि नहीं भैया ये तो इम्प्योर है। या दूध में किसी ने वो कस्टर्ड पाउडर डाल दिया, सॉरी मिल्क पाउडर डाल दिया, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये जो मिल्क है वो इम्प्योर हो चुका है। ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो गाय से अपने फ्रेश मिल्क निकाला है ना, एक्चुअली वो भी इम्प्योर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, बट फॉर अ साइंटिस्ट प्योर मतलब क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना है। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग प्योर उसको बोलते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क प्योर नहीं है, चाहे हम कितना भी फ्रेश मिल्क निकाल लें, हम उसमें कुछ भी मिक्स ना करें, ठीक है, तब भी मिल्क क्या है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इम्प्योर है। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर है, फैट है, प्रोटीन्स है, एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब ये जो चैप्टर है इसका मैंने यहाँ फ्लो चार्ट लगा के रखा हुआ है। तो मैटर, ठीक है, मैटर को अपन ने ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है मिक्सचर्स। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस भी ना दो तरीके के होते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। फिर एलिमेंट्स भी तीन तरीके के होते हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, है ना। फिर मिक्सचर्स भी दो तरीके के होते हैं, होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें ये पूरा पार्ट कवर करना है मिक्सचर्स तक का। ठीक है, नेक्स्ट प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बने हैं। और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलूं तो ऐसे सब्सटेंस जो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बने हैं उसको अपन बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, वाटर हो गया। अब जैसे गोल्ड है ना, सोना है, तो सोने में ऐसा नहीं कि चांदी छुप के बैठी हुई है, सोने में तुम्हें पूरे सोने के ही एटम्स मिलेंगे। आया समझ में? वाटर है, अब मैं वाटर में तो दो एटम्स है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो बेटा प्योर सब्सटेंस वो होता है जो एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बनाओ। अब अगर तुम पानी देखोगे तो हर जगह तुम्हें H2O मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। तो ये जो H2O है ना, वो मिलके क्या बना रहा है बेटा? एक पार्टिकल बना रहा है। क्या बना रहा है? एक पार्टिकल। तो मतलब पानी में हुए ना एक ही तरीके के पार्टिकल्स, है ना, और एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर पानी बना हुआ, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं? प्योर सब्सटेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं एलिमेंट्स के बारे में। तो मैम एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स बेटा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसी सब्सटेंस का, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जिसको तुम और नहीं तोड़ सकते। अगर मैं बोल रही हूँ हाइड्रोजन, ठीक है, अगर चलो मैंने वाटर बोल दिया तो वाटर को तुम तोड़ सकते हो हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में। लेकिन बेटा क्या तुम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को फर्दर तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं एलिमेंट्स। तो एलिमेंट क्या होता है? मैटर का बेसिक फॉर्म। और अपन अगर फर्स्ट चैप्टर पर जाएं तो अपने को पता है कि मैटर किसको बोलते हैं? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी चीज जिसका कोई ना कोई वजन होता है और वो कोई ना कोई जगह घेर रही होती है। आया समझ में? चलो, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गए अपने? एलिमेंट्स। सो एन एलिमेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है जो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बनता है। ठीक है मैम, कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही एलिमेंट होंगे? नहीं, अगर बेटा मैं बोल रही हूँ हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस भी एक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस में जो दोनों एटम्स है वो हाइड्रोजन के ही है। और हाइड्रोजन क्या है? बेसिक फॉर्म है मैटर का, इसको तुम और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। आया समझ में? सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो एग्जांपल्स क्या हो गए? हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, है ना, आयरन हो गया। आयरन में तुम्हें सारे आयरन की ही एटम्स मिलेंगे, है ना। लोहे में लोहे की तो एटम्स मिलेंगे सारे, और किसके मिलेंगे? ठीक है, कॉपर हो गया, तो कॉपर वायर जो होता है उसमें तुम्हें पूरे कॉपर के ही क्या मिलेंगे? एटम्स मिलेंगे। नेक्स्ट मेटल्स। अब जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उससे पहले मैं एक पेज एड ऑन कर देती हूँ उधर। एलिमेंट्स। अब बेटा जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो तीन तरीके के होते हैं। एक होता है मेटल्स, एक होता है नॉन मेटल्स, और एक होता है मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। नेक्स्ट, अब अपन पढ़ते हैं मेटल्स के बारे में।
तो मैं कैसे पहचानूंगी मैम कि ये मेटल है? तो मेटल की बेटा कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे अगर तुम्हारी क्लास में बहुत शैतान बच्चा है तो तुम कैसे पहचानोगे कि उसका नाम उदय है ना, कोई तुमसे पूछ रहा है उदय के बारे में, तो तुम उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज बताओगे, है ना, कि वो बहुत शैतान बच्चा है क्लास का, है ना, वो अच्छे से ड्रेसअप होकर नहीं आता है स्कूल यूनिफॉर्म में, उसके कपड़े गंदे रहते हैं, उसके हेयर जो होते हैं वो डिसऑर्गेनाइज रहते हैं। तो सामने वाला समझ जाएगा कि अच्छा ये उदय की बात हो रही है, ठीक है, यही है वो क्लास का सबसे डिसऑर्गेनाइज्ड बच्चा, सबसे शैतान बच्चा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे पहचानना है कि मेटल है तो मुझे उसकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो पता होनी चाहिए। तो मेटल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? पहला होता है कि जो मेटल्स होते हैं ना बेटा वो मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल मतलब क्या होता है कि अगर मैं मेटल के ऊपर हथौड़ा मार दूंगी तो वो जो मेटल्स होंगे वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसको बोलते हैं मैलिएबल। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी। तो लिखा हुआ है कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स ऑन हैमरिंग। जब अपन उनके ऊपर हथौड़ा मारते हैं ना मेटल्स के ऊपर तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे ये गोल्ड का सिक्का, ओके। फिर डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल में भी अपन क्या करते हैं, मेटल्स के ऊपर हथौड़ा ही मार रहे हैं, लेकिन इस बार अपन उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, अपन उनको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डक्टिलिटी। तो मेटल की वो प्रॉपर्टीज कि अगर हम उन्हें हैमर से बीट करें तो वो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। और मेटल्स की वो प्रॉपर्टीज कि अगर अपन उसको हैमर से बीट करें तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट, सोनोरस। सोनोरस मतलब क्या होता है? तुम्हारे स्कूल में घंटी बजती है टन 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 टन, तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है कि नहीं, है ना, टन, ऐसे रिंगिंग साउंड, उसको बोलते हैं सोनोरस, है ना। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरिटी। क्या बोलते हैं? सोनोरिटी। तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? मेटल्स की होती है, ठीक है। फिर मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मैम कैसे? इसका आपको एप्लीकेशन दे दो, लेकिन तुम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। मम्मा है, मम्मी लोहे की कढ़ाई में खाना बनाती है, ठीक है, तो लोहा क्या है? मेटल ही तो है। और लोहे की कढ़ाई में मम्मी खाना क्यों बना रही है? ताकि खाना पक जाए। प्लास्टिक की कढ़ाई में थोड़ी ना बनेगी, वरना तो जल ही जाएगा, प्लास्टिक ही जल जाएगी। आया समझ में? तो मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, मतलब हीट को कंडक्ट होने देते हैं, तभी अपना खाना पक पाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के भी मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, इसलिए बेटा जो भी कॉपर वायर्स अपन यूज करते हैं ना अपने घर में, ठीक है, वो मेटल ही तो है, कॉपर। तो इससे समझ में आ गया कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तभी हम अपने घरों में कॉपर वायर्स यूज करते हैं, ठीक है। चलो, लस्टरस। मेटल्स क्या होते हैं? लस्टरस होते हैं, मतलब शाइनी होते हैं। शाइन करते हैं कि नहीं? मम्मा की ज्वेलरी शाइन करती है कि नहीं? गोल्ड, सिल्वर हो गया। एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम एक्सेट्रा, ये सब क्या है? मेटल्स। अब एक एक्सेप्शन है यहाँ पर। क्या एक्सेप्शन है बेटा? जो मेटल्स होते हैं ना वो रूम टेम्परेचर मतलब अपने जो आसपास का सराउंडिंग का अभी टेम्परेचर है उसको अपन बोलते हैं रूम टेम्परेचर। तो जो मेटल्स होते हैं ना वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो है मरकरी। मरकरी जो होता है जो थर्मामीटर में डलता है, ठीक है, क्लिनिकल लैबोरेटरी थर्मामीटर में। तो मरकरी जो होती है ना बेटा वो रूम टेम्परेचर पर क्या होती है? लिक्विड। वो सॉलिड नहीं होती रूम टेम्परेचर पर, तो ये एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन ये बेटा कि जो मेटल्स होते हैं ना उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस पर वो जो सब्सटेंस है वो मेल्ट हो जाए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? एक डेफिनेट टेम्परेचर जिस पर वो जो सब्सटेंस है वो लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर से तो काफी हाई होता है। अगर लो होता ना तो बेटा अभी ये बोर्ड, ये पेन यहाँ पर सब पिघल रहे होते हैं या तो इवेपोरेट हो रहे होते हैं, ठीक है। आया समझ में? लेकिन एक एक्सेप्शन है, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम भी बेटा मेटल्स ही हैं, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। अगर तुम इनको हाथ पे रखोगे ना तो ये अपने हाथ से लेटेंट हीट ले लेंगे, छुपी हुई हीट ले लेंगे और ये इवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो गैलियम एंड सीजियम लो मेल्टिंग पॉइंट, ये कैसे रहते हैं? लिक्विड स्टेट में रहते हैं। अगर रूम टेम्परेचर से इनको थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो ये लिक्विड स्टेट में रहेंगे, है ना। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर जितना टेम्परेचर दे दोगे तो ये इवेपोरेट ही हो जाएंगे। चल, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? मेटल से बेटा बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल होते हैं। अगर बेटा तुम कोयला है, कोयला क्या है? कार्बन। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल को अगर बेटा तुम हथौड़े से पीटोगे
तो उसका क्या होगा, वो तो एकदम टूट ही जाएगा, वो बिखर जाएगा, चूर चूर हो जाएगा कोयला, ठीक है। नॉन डक्टाइल, बेटा भाई मेलिएबिलिटी हो डक्टिलिटी हो मानना तो हथौड़ा ही पड़ता है, तो अगर तुम कोयले पर हथौड़ा मारोगे तो क्या होगा, चूर चूर हो जाएगा। इसलिए अपन इनको बोलते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब भंगुर, जो जल्दी से टूट जाए, ठीक है। नेक्स्ट, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं। नॉन सोनोरस मतलब ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। कभी कोयले को नीचे धप्प से गिराना, कोई रिंगिंग साउंड नहीं आएगा तुमको, है ना। फिर ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ना ही ये हीट कंडक्ट करते हैं ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। फिर ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, बेटा ये शाइन नहीं करते। एग्जाम्पल हाइड्रोजन। अब मैं एक और चीज बताती हूँ, जैसे जो मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन था मरकरी, है ना, गैलियम सीजियम, बाकी सब तो सॉलिड होते हैं। लेकिन जो बेटा नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो रूम टेम्परेचर पर या तो सॉलिड होते हैं या तो गैसियस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है ब्रोमीन। एक ब्रोमीन ही एकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है। बाकी तुम हाइड्रोजन देख लो, ऑक्सीजन देख लो, आयोडीन देख लो, ठीक है, ये सब तो गैसियस हो गए। कार्बन देख लो, ये क्या हो गया, सॉलिड, ठीक है। मेटेलॉइड्स, अब बेटा मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, ये इसको अपन बोल सकते हैं कि बीच के बंदर होते हैं, ठीक है। मेटेलॉइड्स वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में आती है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में आती है, ठीक है। सो शो बोथ मेटल, मतलब मेटल की भी प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत शो करेंगे, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत शो करेंगे। सो इंटरमीडिएट मतलब बीच की प्रॉपर्टी होती है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनको अपन सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। सेमी मतलब आधा, तो आधे मेटल्स आधे नॉन मेटल्स। ये शाइनी तो होते हैं, मेटल्स की तरह अच्छे चमकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स की तरह ब्रिटल होते हैं, भंगूर होते हैं, टूट जाते हैं, चूर चूर हो जाएंगे तुम उसके ऊपर हथौड़ा मार दोगे तो, ठीक है। फिर ये मॉडरेट कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब गुड कंडक्टर्स भी नहीं होते, ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हो, है ना, लाइक मेटल्स, और ऐसा भी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं कर रहे हो लाइक नॉन मेटल्स। ये कहीं बीच में आते हैं, कंडक्ट करते हैं लेकिन मॉडरेटली करते हैं, उतने एफिशिएंटली नहीं करते। एग्जाम्पल बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल अगर बुक में होगी तो उसमें देखते जाना, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। नेक्स्ट, कंपाउंड्स। अब बात करते हैं कंपाउंड्स की। तो यहां तक अपना एलिमेंट्स तो खत्म हो गया कि एलिमेंट्स में हमें पता है कि मैटर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जिसको अपन और ज्यादा नहीं तोड़ सकते, वही सिंपलेस्ट फॉर्म है, और वो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना होता है, एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो कंपाउंड्स बेटा दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का जो ग्रुप होता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको अपन बोलते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड्स दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है। जैसे अगर मैं लिख रही हूँ H2O, तो बेटा इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक तो है हाइड्रोजन, एक तो है ऑक्सीजन। क्लियर? केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अब क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं कि तुमने इधर से हाइड्रोजन उठाई इधर से ऑक्सीजन उठाई उनको ऐसे मिला दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, तब जाके बनता है पानी, ठीक है। चलो, सो केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इस चीज पर एकदम ध्यान रखना, ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं। तुम चाहे नदी का पानी उठा लो, तुम चाहे नाले का पानी उठा लो, तुम चाहे ओशियन का पानी उठा लो, किसी भी चीज का तुम पानी उठा लो, तुम ये देखोगे कि हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 2:1 ही मिलेगा। हमेशा हाइड्रोजन 2 के रेशियो में, ऑक्सीजन 1 के रेशियो में ही कंबाइन करेगी। तुम कहीं भी वाटर बॉडी का पानी उठा लो, ठीक है। चलो, एग्जाम्पल हो गया वाटर। मीथेन, मीथेन में कार्बन इज टू हाइड्रोजन का रेशियो क्या होगा, 1:4। कार्बन हमेशा 1 के रेशियो में, ठीक है, मतलब एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं, ऐसा एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड 1:2 के रेशियो में कंबाइन होगा, कार्बन और ऑक्सीजन। अमोनिया NH3 को बोलते हैं, तो हमेशा 1:3 के रेशियो में ये कंबाइन होंगे। सोडियम क्लोराइड हमेशा 1:1 के रेशियो में ही कंबाइन होता है ना, एक सोडियम पे एक क्लोरीन। नेक्स्ट, मिक्सचर्स। तो यहां तक अपना कंपाउंड भी खत्म हो गया। अब अपन आते हैं मिक्सचर्स, और मिक्सचर्स को अपन इम्प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस।
क्योंकि ये एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर नहीं बना होता है। ठीक है, देखो मिक्सचर्स फॉर्म बाय मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंसेस। मिक्सचर कब बनते हैं? जब अपन दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, है ना। जैसे मैंने सॉइल लिया, तो सॉइल में बेटा कितनी चीजें होती है, कंकड़ गिट्टी पत्थर, है ना, और मैन्योर, है ना, खाद होती है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, रेत होती है। उसके बाद एक और एग्जांपल मैं ले सकती हूँ कि मैंने पानी लिया, पानी में मैंने शक्कर डाल दी, नमक भी डाल दिया, ये भी एक मिक्सचर बन गया। तो मिक्सचर जो होता है वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है। ठीक है, कंपोनेंट्स आर नॉट केमिकली बॉन्डेड। अब ऐसा नहीं है कि मुझे अगर पानी में शक्कर को घुलाना है तो मुझे कोई लैब में जाना पड़ेगा और केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मिक्सचर्स जो होते हैं ना वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, है ना, फिजिकली कंबाइंड होते हैं। नेक्स्ट, ईच कंपोनेंट कीप्स इट्स आइडेंटिटी। जब मिक्सचर प्रिपेयर हो जाता है, बन जाता है, तो हर कंपोनेंट अपनी आइडेंटिटी रखता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया पानी, है ना, और पानी में मैंने डाली शक्कर। अब तुम देखोगे शक्कर तो डिसअपियर हो गई, उसने पानी का फॉर्म ले लिया, तो पानी ने तो अपनी आइडेंटिटी रखी, लेकिन तुम्हें लग रहा होगा कि शक्कर तो भाई घुल गई पूरे तरीके से, वो तो दिख ही नहीं रही, उसकी आइडेंटिटी तो लूज हो गई। लेकिन नहीं है, अगर तुम उस पानी को चखोगे, है ना, टेस्ट करोगे, तो तुम्हें शुगर का भी मीठा मीठा स्वाद आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं। जैसे पानी ने अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखी है शुगर सॉल्यूशन में, उसी तरीके से शुगर ने भी अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखा है। अगर तुम उस पानी को पियोगे तो तुम्हें शुगर का टेस्ट आएगा। ठीक है, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। तुम फिजिकल मेथड्स के थ्रू मिक्सचर्स को अलग कर सकते हो। जैसे अगर नमक और पानी को तुम्हें अलग करना है तो तुम पानी को इवेपोरेट करा दो, तुम्हारे पास नमक बचेगा। सी वाटर से हम इसी तरीके से तो नमक ऑब्टेन करते हैं, है ना, कि पिट्स होते हैं, यहाँ पर मैं स्लाइड ऐड करती हूँ ना, पिट्स होते हैं बड़े बड़े, और इसमें अपना सी वाटर, पिट्स की जगह मैंने बोल बना दी, लेकिन कोई बात नहीं, सी वाटर। ठीक है, और सी वाटर में क्या है भैया, नमक है, सॉल्ट है। अब होता क्या है कि वहां पर तो सी शोर पर बहुत ज्यादा सनरेज पड़ती है, तो सनरेज पड़ने की वजह से जो सी वाटर होता है, वाटर तो बेटा इवेपोरेट हो जाता है, नीचे बचता है पिट्स में सॉल्ट। क्या बचता है? सॉल्ट। अब जो सॉल्ट होता है वो थोड़ा सा इम्प्योर होता है, क्योंकि भैया सी वाटर से आया है ना, और सी वाटर में तो क्या क्या चीजें मिली होती है ना, कितनी इम्प्योरिटीज होती है अपने को पता ही है। फिर ये सॉल्ट का फिल्ट्रेशन होता है, प्योरिफिकेशन होता है, प्योरिफिकेशन, तब जाके अपने को मिलता है प्योर सॉल्ट। हम कॉमन मैन के अकॉर्डिंग प्योर सॉल्ट, ठीक है, आया समझ में, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग लेकिन ये तब भी शायद प्योर ना हो। ठीक है, तो सी वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, सॉइल हो गया, सब बेसिक एग्जांपल है। एक और जो मेन पॉइंट है मिक्सचर का वो ये है कि मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं ना वो फिक्स रेशियो में कंबाइन नहीं करते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभी कंबाइन कर रहे थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर रहे थे, तो वो हमेशा 2:1 के रेशियो में कंबाइन कर रहे थे, मतलब 2 हाइड्रोजन पे 1 ऑक्सीजन या 1 ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन, एक ही बात है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है कि शक्कर में अगर मैं मतलब पानी में अगर मैं शक्कर मिक्स कर रही हूँ तो मैं एक फिक्स रेशियो में ही मिक्स कर सकती हूँ, ऐसा नहीं होता है। मेरे को 1 चम्मच डाली मैं 1 चम्मच डालूंगी, मेरे को 2 चम्मच डाली मैं 2 चम्मच डालूंगी, मेरे को 3 डाली मैं 3 डालूंगी, तो वो मेरी चॉइस है। ठीक है, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। अब जो मिक्सचर्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है होमोजेनस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस में साइंस में सबसे ज्यादा टर्म्स का खेल होता है, तो टर्म्स अच्छे समझ लेना। होमोजेनस में होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है? सेम। तो एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब कंपोनेंट्स, जिनसे वो मिक्सचर मिलके बना है उसको बोलते हैं कंपोनेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो एक ऐसा मिक्सचर बेटा जिसमें कंपोनेंट्स इतने अच्छे तरीके से घुल मिल जाए कि जो पूरा सॉल्यूशन है वो हमें यूनिफॉर्म दिखे, एक समान दिखे। जैसे अगर मैंने पानी में शुगर को डिसॉल्व कर लिया तो शुगर इतने अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी ना पानी में कि तुम पहचान नहीं पाओगे पानी को देख के, ऐसे तुम बता नहीं पाओगे कि अच्छा शुगर यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, मतलब शुगर डिसअपियर ही हो जाएगी पानी में, पूरे पानी का ही फॉर्म ले लेगी। ठीक है, तो होमोजेनस मिक्सचर मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स इतने अच्छे तरीके से, ठीक है, एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं कि हमें अलग से ना दिखे, सेपरेटेड बाउंड्रीज उनकी ना दिखे। वहीं अगर मैं पानी में रेत को डिसॉल्व करूंगी तो मुझे रेत की और पानी की बाउंड्री एकदम अलग ही दिखेगी, सेपरेटेड बाउंड्री दिखेगी। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट, नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन।
मिक्सचर्स में कोई सेपरेशन की क्लियर बाउंड्री नहीं दिखती है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने पानी में शुगर को डिसॉल्व किया तो शुगर मेरे को यहाँ साइड साइड में दिख गई है ना, पानी मेरे को साइड साइड में दिख गया, नहीं, पूरा सॉल्यूशन मुझे इवनली दिखेगा, एक जैसा दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सीन इवन अंडर माइक्रोस्कोप। और बेटा जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है मतलब इनके पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे होते हैं सॉल्यूशन के कि हमें इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो माइक्रोस्कोप के नीचे भी नहीं दिखेंगे। ठीक है, इनके पार्टिकल्स हमें माइक्रोस्कोप के नीचे भी नहीं दिखेंगे, इतने छोटे। एग्जाम्पल, शुगर प्लस वाटर को मिक्स करो, है ना। दूसरा एग्जाम्पल एयर। अब एयर में तो भाई ऑक्सीजन गैस होती है 21%, नाइट्रोजन गैस होती है 78%, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है 0.03%। क्या तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि देखो वो ऑक्सीजन गैस जा रही है, नाइट्रोजन गैस जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जा रही है? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि एयर जो है वो एक होमोजेनस मिक्सचर है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपस में पूरे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। ठीक है, इसलिए अपने को मिक्सचर कैसा दिख रहा है? होमो, सेम सेम, यूनिफॉर्म दिख रहा है। सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई। सॉफ्ट ड्रिंक्स किससे मिलके बनती है? अपना कोई सॉल्यूशन पानी होता है, उसमें गैस होती है। जैसे अपन अगर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, है ना, और भी थोड़े बहुत कंपोनेंट्स होते हैं, फ्लेवर्स वगैरह। जैसे अगर अपन कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो उसमें जो अपने को टेस्ट आ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आ रहा है कि नहीं? लेकिन क्या तुम्हें सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो अलग अलग दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो वो भी क्या हो गया? होमोजेनस मिक्सचर। पेट्रोलियम में क्या क्या होता है? क्रूड ऑयल होता है, कैरोसिन होती है ना, पैराफिन वैक्स, ये सारी चीजों से मिलकर पेट्रोलियम बनता है। लेकिन अगर तुम पेट्रोलियम को देखोगे ना, तुम बस उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाली प्रोसेस से ही अलग कर पाओगे, है ना। ऐसे अगर तुम पेट्रोलियम उस लिक्विड को देखोगे तो तुम्हें कुछ अलग नहीं दिखेगा, वो पूरा सेम ही दिखेगा। ठीक है, एलॉयज हो गए, तो एलॉयज तो अपने को आगे पढ़ना है। तो ये हो गया होमोजेनस मिक्सचर। एलॉयज आगे वाले टॉपिक में अपने को पढ़ना रहेगा। और अपन पढ़ते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस में हेट्रो का मतलब क्या होता है? जैसे होमोजेनस में होमो का मतलब था सेम, हेट्रोजेनस में हेट्रो का मतलब होता है अदर या फिर डिफरेंट। तो एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। ठीक है, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली एक समान डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। अगर मैं पानी में मड, मैं हमेशा सैंड का एग्जांपल ले रही हूँ, तो इससे अभी मैंने सोचा मड का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक जैसा एग्जांपल हो जाएगा। तो मड ले लेते हैं। अगर बेटा तुम पानी में मड को डिसॉल्व करोगे और उसको कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देना, सो यू विल नोटिस कि कुछ टाइम बाद जब तुम लौट के आओगे ना उस कीचड़ वाले पानी को देखने, तो जो मड होगी वो तुम्हें अलग ही नीचे सेटल डाउन होते हुए दिखाई दे जाएगी और पानी तुमको ऊपर क्लियर क्लियर अलग ही दिख जाएगा। तो मतलब हेट्रोजेनस मिक्सचर में तुमको क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नजर आ रहा है ना। बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इज सीन, तुम्हें सेपरेशन की बाउंड्री दिख रही है, तुम्हें मड अलग दिख रहा है, तुम्हें पानी अलग दिख रहा है, राइट। कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप और बाय नेकेड आई। अब इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे मड के पार्टिकल्स हैं, तो मड के पार्टिकल्स तो भैया बड़े बड़े होते हैं, तो तुम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे भी देख सकते हो या फिर नेकेड आई बिना माइक्रोस्कोप से भी इसको तुम देख सकते हो। एग्जाम्पल, शुगर प्लस सैंड को अगर मिक्स करोगे, शुगर और सैंड, तुम्हें शुगर तो भैया अलग ही दिख जाएगी क्रिस्टल फॉर्म में, सैंड तुम्हें अलग ही दिख जाएगी, है ना। पल्यूटेड एयर है। अब एयर तो होमोजेनस है, लेकिन अगर वो पल्यूटेड है तो तुम्हें डस्ट पार्टिकल्स उसके अलग ही दिख जाएंगे, बड़े बड़े पल्यूटेंट्स। ठीक है, मडी वाटर है तो उसका एग्जाम्पल तो मैंने दे ही दिया कि तुम्हें मड अलग दिख जाएगी और वाटर तुम्हें अलग दिख जाएगा। नेक्स्ट, क्या डिफरेंस है मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में? और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में फर्क देख लो। मिक्सचर्स में एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होता है कि जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो केमिकली नहीं कंबाइंड होते हैं, वो बस फिजिकली कंबाइंड होते हैं कि आपने ऐसे लिया और उनको मिक्स कर दिया। ठीक है, तो एलिमेंट्स या कंपाउंड जो होते हैं वो सिर्फ मिक्स हो जाते हैं, है ना। एलिमेंट्स या कंपाउंड्स क्यों बोला? जैसे कि वाटर है तो वाटर एक कंपाउंड ही तो हुआ कि नहीं हुआ? इसमें मैं सैंड मिक्स कर रही हूं, तो मिक्सचर्स में क्या होता है? एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स हो रहे हैं, है ना, केमिकली कंबाइन नहीं हो रहे। एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, और कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा है ना। अगर मैं इनको अलग करना चाहूं भाई वाटर और सैंड को, तो हो जाएंगे, मैं वाटर को इवेपोरेट कर दूंगी, मुझे सैंड अलग मिल जाएगी।
फिर कंपाउंड्स, कंपाउंड्स में क्या होता है, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। कंपाउंड्स कब बनते हैं, जब एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे वाटर कब बना होगा, जब हाइड्रोजन एक एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन एक एलिमेंट हो गया, ये इन दोनों ने कंबाइन किया, तब जाके क्या बना होगा, कंपाउंड बना होगा। मिक्सचर का सेकंड पॉइंट, अ मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर में वेरिएबल कंपोजिशन होता है, लेकिन कंपाउंड में फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। ये चीज मैंने बताई कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से कंबाइन करें तो हमेशा 2:1 के रेशियो में ही कंबाइन करेंगे, है ना। लेकिन अगर मैं नींबू पानी पी रही हूँ, शिकंजी पी रही हूँ, है ना, उसमें मैं क्या डाल रही हूँ, शक्कर भी डाल रही हूँ साथ में, तो कोई ज्यादा मीठी पीता है, कोई कम मीठी पिएगा, तो मतलब जो कंपोनेंट्स का अमाउंट होगा, कंसंट्रेशन होगा, वो वेरी करेगा, ठीक है। A mixture shows the properties of the constituent substances. मिक्सचर जो होता है उसमें जो भी कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है उनकी वो प्रॉपर्टी शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल पानी में मैंने शक्कर मिक्स की तो शक्कर भी अपनी आइडेंटिटी रखेगी, ठीक है, वो भी अपनी प्रॉपर्टी शो करेगी, है ना। पानी अपने को मीठा लगेगा, क्यों लग रहा है, शक्कर की वजह से तो लग रहा है। कंपाउंड्स में द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो नया सब्सटेंस होगा उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होगी। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया, हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस है, कंबस्टिबल गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन भी कंबस्टिबल गैस है, कंबस्टिबल, लेकिन ये मिलकर बना रही है वाटर। और वाटर क्या है भैया, ये तो आग बुझाने का काम करता है। जहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आग लगाने का काम कर रही है, वहीं जो अपना वाटर H2 है वो आग बुझाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या, नॉन कंबस्टिबल है। ठीक है, इसलिए ये बोला जा रहा है कि कंपाउंड्स में क्या होता है, जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज जो उसके रिएक्टेंट्स होते हैं या जो रिएक्टेड सब्सटेंसेस होते हैं उनसे अलग होती है। जैसे वाटर जो कंपाउंड बना इन दोनों एलिमेंट्स के कंबाइन होने की वजह से उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनको मैं फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकती हूँ, है ना। जैसे अगर मैंने तुम्हें इवेपोरेशन वाला एग्जांपल दिया था कि अपने को सी वाटर से सॉल्ट कैसे मिलता है, तो इवेपोरेशन के थ्रू मिलता है। पिट्स होते हैं, पिट्स में सी वाटर होता है ना, तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है, नीचे सॉल्ट मिलता है, फिर सॉल्ट को अपन प्योरीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गए फिजिकल मेथड्स। केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं ना, उनको अगर आपको अलग करना है तो आपको केमिकल मेथड्स लगानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि वाटर है तो मेरे को इनको अलग करना है तो मैं हाइड्रोजन ऐसे अलग कर दूंगी, ऑक्सीजन अलग कर दूंगी, या फिर ऐसा नहीं कि अगर मैं वाटर को छानूंगी तो मुझे ऑक्सीजन अलग मिल जाएगा, हाइड्रोजन अलग मिल जाएगा, नहीं, ठीक है। अगर मुझे वाटर के एलिमेंट्स को अलग करना है तो उसके लिए ना मुझे एक प्रोसेस लगानी पड़ेगी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस का नाम है, वो मुझे लगानी पड़ेगी, जो तुम 10th क्लास में पढ़ोगे। तो मुझे हाइड्रोजन अलग मिल जाएगा, ऑक्सीजन अलग मिल जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन मुझे कैथोड साइड पे मिलता है इलेक्ट्रोलिसिस वाली प्रोसेस में, और ऑक्सीजन मुझे एनोड साइड पर मिलता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो उसमें रहता है 2:1, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मुकाबले 2 गुना प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आया समझ में। चल, तो मिक्सचर्स और कंपाउंड्स वाला भी अपना टॉपिक हो चुका है। सो दिस इज इट। तो चाहे वो गैस हो या लिक्विड हो या सॉलिड, हर जगह मैटर ही छाया है, बस आंखों से देखना और साइंस से समझना जरूरी है। सो दिस इज इट। अगर वीडियो पसंद आई हो सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर और डीपली पढ़ना चाहते हो तो फ्यू की एजुकेशन ऐप डाउनलोड करो। दिस इज इट, बाय बाय।